हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें जिनकी प्रस्तावित योजना पर संविधान सभा की रचना मोटे तौर पर की गई थी। योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत में सीटों को 3 मुख्य समुदायों यानी मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच वितरित किया गया था। प्रांतों को सीटें उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में लगभग 1:10 लाख के अनुपात में आवंटित की गई। रियासतों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की पद्धति परामर्श द्वारा निर्धारित की जानी थी। देखिए, संविधान सभा की रचना मोटे तौर पर ब्रिटिश कैबिनेट की समिति द्वारा प्रस्तावित योजना द्वारा सुझाई गई तर्ज पर की गई थी, जिसे कैबिनेट मिशन के रूप में जाना जाता है। और इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत में सीटों को 3 मुख्य समुदायों यानी मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में वितरित किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसमें एक और सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक रियासत या राज्यों के समूह को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में लगभग 1:10 लाख के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। इसमें साथ ही यह परामर्श भी था कि रियासतों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की जो पद्धति है वो परामर्श द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन यह भी सही है। यहां पर आपका तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर पहले का डी, यानी 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की आपको पहचान करनी है। संविधान सभा में राज्यों के साथ बातचीत के लिए राज्य समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। संविधान सभा के 11 सत्र थे जो 2 साल और 11 महीने तक चले थे। संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर 8 प्रमुख समितियां थीं और इन प्रमुख समितियों में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी। राज्यों की समिति यानी राज्यों के साथ बातचीत के लिए जो समिति थी, इसको राज्यों की समिति के नाम से जाना जाता है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जबकि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सभा की बैठक 166 दिन चली जो 2 वर्ष 11 महीने तक चली। इसके सत्र प्रेस और जनता के समान रूप से खुले थे। 24 जनवरी 1950 को एक बार फिर बैठक के अलावा इसके कुल 11 सत्र हुए जब सदस्यों ने भारत के संविधान में अपने हस्ताक्षर किए। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का बी, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में जो अन्य देशों के संविधानों से उधार लिए गए थे, निम्नलिखित में से सही युग्मों की पहचान करें। कानून का शासन संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान, सरकार का अर्धसंघीय रूप फ्रांसीसी संविधान। देखिए, यूएसए से जो चीजें उधार ली गई हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से चीजें जो उधार ली गई हैं, उनमें मौलिक अधिकारों का चार्टर है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ये चीजें आपके यूएसए से ली गई हैं। वहीं आपके संविधान में ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई प्रावधानों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, कानून का शासन का है और लोकसभा अध्यक्ष की संस्था और उसकी भूमिका है। ये सभी चीजें ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। तो कानून का शासन जो है ये यूएसए से नहीं बल्कि यूके से आया है, यूनाइटेड किंगडम से आया है। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। आयरिश संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। वहीं आपके जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो विचार है वो तत्कालीन सोवियत संघ से लिया गया है। तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल गलत है। देखिए, सरकार का जो अर्धसंघीय रूप है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, न कि फ्रांसीसी संविधान से। फ्रांसीसी संविधान से जो चीजें ली गई हैं उनमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा थर्ड का बी, केवल सेकंड। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। तत्कालीन सोवियत संघ
यूएसएसआर के अपने 74 साल के जीवन काल में 4 संविधान थे। अब तक फ्रांस में 5 गणराज्य हो चुके हैं जो हर बार बदले हुए संविधान के साथ बने हैं। देखिए, सोवियत संघ की जो 74 साल का जीवन काल है जिसमें 4 संविधान बने हैं, तो 4 संविधान कब कब बने हैं सोवियत संघ में? 1918 में बना है, 1924 में बना है, 1936 में बना है, इसके बाद फिर 1977 में बना है और 1991 में आपको पता ही होगा यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया है। तो 1991 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्द ही सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। और इस राजनीतिक उथल पुथल के बाद 1993 में रूस ने फिर अपना एक नया संविधान बनाया है। तो देखिए 1993 इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि 1993 में अकेला रूस रह गया है और उस समय सोवियत संघ था जिसमें कई सारे देश थे, तो उनका जो संविधान बना है वो 4 बार बना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। फ्रांस की बात करें, यहां पर लिखा हुआ है अब तक फ्रांस में 5 गणराज्य हो चुके हैं जो हर बार बदले हुए संविधान के साथ बने हैं। देखिए, फ्रांस में 1793 की बात करें, 1793 की क्रांति के बाद संविधान को प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य का काल कहा जाता है। इसके बाद फिर 1848 में दूसरे फ्रांसीसी गणराज्य की शुरुआत हुई। इसके बाद फिर 1875 में एक नए संविधान के साथ तीसरे फ्रांसीसी गणराज्य का गठन किया गया। इसके बाद फिर 1946 में एक नए संविधान के साथ चौथे फ्रांसीसी गणराज्य अस्तित्व में आया है और अंत में 1956 में पांचवा फ्रांसीसी गणराज्य एक और संविधान के साथ अस्तित्व में आया है जो अब तक जारी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है चौथे का सी, 1 और 2 दोनों। ये प्रश्न आपकी एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब से है। 5वां प्रश्न है आपका, संविधान में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है, संविधान में सभी संशोधन केवल संसद में आरंभ किए जाते हैं। संविधान के संशोधन से संबंधित सभी प्रावधान अनुच्छेद 368 में निहित हैं। कुछ मामलों में संवैधानिक संशोधन के पारित होने के बाद संशोधन के अनुसमर्थन के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। आपके लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान में सभी संशोधन केवल संसद में आरंभ किए जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संविधान में कई अनुच्छेद हैं जिनमें उल्लेख है कि इन अनुच्छेदों में संसद के एक साधारण कानून द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 2 और 3। तो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है संविधान के संशोधन से संबंधित सभी प्रावधान अनुच्छेद 368 में निहित है, जबकि यह गलत है। अनुच्छेद 2 और 3 में साफ साफ कहा गया है कि इसमें संशोधन के लिए 368 की आवश्यकता नहीं है। तीसरा वाला कथन आपका यह भी गलत है। देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि संशोधन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जा सकता है और दूसरा तरीका यहां पर यह है कि यह ज्यादा थोड़ा कठिन भी है। इसमें संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, जनमत संग्रह वहां पर होता है जहां पर देश छोटे होते हैं और डेवलप्ड कंट्री होते हैं, यानी वहां पर लोग शिक्षित हैं, सभी का एक समान स्तर है। भारत जैसे एक विशाल जनसंख्या वाले देश में जनमत संग्रह करवाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए जनमत संग्रह का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं रखा गया है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है 5वें का ए, केवल 1। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। पहला है, 1950 में पहली बार लागू होने के बाद से अब तक भारत के संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। अगला है, 1990 से 2005 की अवधि में सबसे अधिक संवैधानिक संशोधन देखे गए। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1950 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से अब तक भारत के संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा जो संशोधन हुए हैं वो 1970 से लेकर 90 के बीच में हुए हैं, क्योंकि उसी समय राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, इमरजेंसी का भी पीरियड रहा था 1975 में। तो उस समय सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हुए हैं, ना कि 1990-2005 में। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 6वें का ए, केवल 1। 7वां प्रश्न है आपका, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। इस अधिनियम को
लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन ने प्रस्तावना, 7वीं अनुसूची और संविधान के अन्य अनुच्छेदों में परिवर्तन किया। इसने न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों का विस्तार किया। भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत के संविधान में बड़ी संख्या में इसमें संशोधन किए जाने के कारण इस अधिनियम को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन को विशेष रूप से संविधान के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले व्यापक संशोधन के रूप में देखा गया। इस संशोधन ने प्रस्तावना, संविधान की 7वीं अनुसूची और संविधान के 53 अन्य अनुच्छेदों में परिवर्तन किया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। थर्ड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन ने न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया, न कि विस्तार किया। यानी इन्होंने न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन सही है। आपका सही आंसर है 7वें का सी, केवल 1 और 2। 8वां प्रश्न है आपका, एक चीज जिसका भारतीय संविधान के विकास पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ा वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। न्यायपालिका ने इस सिद्धांत को किस प्रसिद्ध मामले में आगे बढ़ाया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसे केशवानंद भारती निर्णय के रूप में जाना जाता है, इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय आया जिसने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को रेखांकित किया। इस केस को फंडामेंटल राइट्स के केस के नाम से भी जाना जाता है। अदालत ने संविधान में उन संशोधनों को रद्द करने के अपने अधिकार पर जोर दिया जो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 9वां प्रश्न है आपका, मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। पहला है, यह निर्णय लेने में कि क्या कोई संशोधन बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है, न्यायपालिका को अंतिम अधिकार के रूप में रखता है। सेकंड, न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि बुनियादी संरचना सिद्धांत क्या है। केशवानंद भारती मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार संविधान में संशोधन की संसद की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है, बल्कि उस पर भी कुछ सीमाएं हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता है, और यह निर्णय लेने में कि क्या कोई संशोधन बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है, न्यायपालिका को अंतिम अधिकार के रूप में रखता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही यह तय करता है कौन सी चीजें जो हैं वो संविधान की मूल संरचना का पार्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, संसद तय नहीं करेगी। ये भी आपको याद रखना है। सेकंड वाला कथन आपका सही नहीं है। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को ठीक ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना जजमेंट देता है कि कौन सी चीजें जो होंगी वो मूल संरचना में आएंगी और कौन सी चीजें मूल संरचना के बाहर की होंगी। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का ए, केवल 1। 10वां प्रश्न है आपका, वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए एक आयोग को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? MM पुंछी, MN वेंकटचलैया, RS सरकारिया, GD खोसला। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, जिसे न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया आयोग के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा फरवरी सन 2000 में इस आयोग को भारत के संविधान में संभावित संशोधनों का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है सन 2002 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। आयोग बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर अड़ा रहा और उसने ऐसा कोई उपाय नहीं सुझाया जिसमें संविधान के बुनियादी ढांचे को खतरा हो। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का बी वाला, MN वेंकटचलैया आयोग। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस बिंदु को भारतीय संविधान की सीमाएं माना जा सकता है? ये आपको बताना है। पहला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता का एक केंद्रीकृत विचार है।
सेकंड, लैंगिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया गया है। कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को गैर न्याय संगत बना दिया गया है। देखिए, संविधान की कई विशेषताएं हैं जो मुख्य रूप से समय की आवश्यकताओं के कारण उभरी हैं। इस संविधान की कई सीमाएं भी हैं, जिनमें से एक यह भी है कि भारतीय संविधान में भारत जैसे विविधता वाले देश में राष्ट्रीय एकता का एक केंद्रीकृत विचार है। यानी यहां पर राष्ट्रीय एकता की तो बात होती है, लेकिन जातिगत एकता, सामाजिक एकता, ये एकताएं हमारे यहाँ विद्यमान नहीं है। तो ये भी एक हमारे यहाँ दुखद पहलू है, कह सकते हैं ये भी हमारे यहाँ एक कमी है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह लैंगिक न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं देता है, खासकर परिवार के भीतर जहां आज भी मैरिटल रेप होते हैं, यानी वैवाहिक बलात्कार होते हैं। तो ऐसे लैंगिक मुद्दों को इसने बिल्कुल छुआ नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है, लैंगिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया गया है। अब देखिए, यहां पर तीसरा वाला कथन ये भी सही है, क्योंकि हमारे देश में आज भी सामाजिक आर्थिक असमानताएं मौजूद हैं और इन असमानताओं को दूर करने का तरीका यह था कि इन्हें मौलिक अधिकारों में रखा जाता, लेकिन ये रख दी है किसमें, डीपीएसपी में रख दी है। तो इस वजह से ये इतने ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह पाए। तो कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को गैर न्याय संगत बना दिया गया। तो ये कथन भी सही है। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का डी, 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। 1975 में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार थी, जबकि पाकिस्तान में ऐसी सरकार नहीं थी। संपूर्ण विश्व 1950 की तुलना में सन 2000 में अधिक लोकतांत्रिक था। विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में 2000 में अफ्रीकी क्षेत्र में लोकतंत्रों का सबसे अधिक संकेंद्रण था। देखिए, यह प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से ही है। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। ये 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मध्य रैंकिंग सेना के अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य तख्ता पलट, जिसमें अधिकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की धर्मनिरपेक्ष सरकार को खांडेकर मुश्ताक अहमद के नेतृत्व वाली इस्लामी सरकार के साथ हटाने की योजना बनाई। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के अधीन एक लोकतांत्रिक सरकार थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। नहीं, 1975 में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। 21वीं सदी के अंत तक अधिकतर देशों में लोकतंत्र था, जबकि 1950 के दशक में स्थिति अलग थी, जब एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से में उपनिवेशवाद अभी भी स्थित था। तो सन 2000 तक क्या है, अधिकतर देशों में लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तीसरा वाला कथन जो है ये कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, सन 2000 का दौर वो दौर था जब अफ्रीकी देश जो है अपनी स्वाधीनता की मांग करने लगे थे, यानी वहां पर स्वाधीनता आंदोलन जोर शोर पर चल रहा था। हालांकि सभी के सभी जो देश हैं वहां पर लोकतंत्र वहां पर स्थापित नहीं हो गया था, बल्कि वहां पर डिमांड चल रही थी। लेकिन अगर आप एशिया को या फिर यूरोप को उठाकर देखेंगे तो एशिया और यूरोप में अधिकतर देशों में लोकतंत्र का संकेंद्रण हो गया था। तो इस हिसाब से आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है 12 का बी, केवल सेकंड। 13वां प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र यूएन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। पहला है, संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी और वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद द्वारा महासभा की सिफारिश पर की जाती है। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र और इसके कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। देखिए, जो यहां पर महासचिव की बात हुई है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात हुई है, तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है और यह संगठन के आदेशों और प्रतीकों का भी है और दुनिया के सभी लोगों, विशेष रूप से गरीबों और कमजोर लोगों के लिए एक वकील भी है। महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 साल के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए की जाती है। तो सिफारिश पर होती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होती है, न कि सुरक्षा परिषद द्वारा होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन यहां पर सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 13 का ए, केवल 1। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। पहला है, संविधान के अनुसार आवश्यक है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में
उसके भीतर रहने वाली लगभग समान जनसंख्या होनी चाहिए। पहला है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं। इसी तरह वर्तमान लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 149 सीटें आरक्षित हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद कहा जाता है और लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि प्रत्येक वोट का समान मूल्य होना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या निवास करने वाली होनी चाहिए। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। वर्तमान में जो शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे संविधान में, हमारी संसद में सीटें जो रिजर्व हैं वो 84 सीटें हैं और वहीं शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स हैं। नहीं, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। वहीं पूर्व में 79 और एसटी के लिए 41 थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए ओबीसी के लिए कभी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 14 का ए, केवल एक। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। पहला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसे ईवीएम भी कहा जाता है। इसको 2 इकाइयां, नियंत्रण इकाई और मतदान इकाई के साथ डिजाइन किया गया है। सेकंड, मशीन उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह दिखाती है। थर्ड, ईवीएम के साथ मतपत्र जारी करने के बजाय मतदान अधिकारी मतपत्र बटन दबाएगा जो मतदाता को अपना वोट डालने में सक्षम बनाता है। देखिए एक ईवीएम को 2 इकाइयों के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें एक नियंत्रण इकाई और दूसरी मतदान इकाई होती है और इन इकाइयों को एक केबल द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है। मतदाताओं के वोट डालने के लिए मतदान इकाई को मतदान कक्ष के भीतर रखा जाता है। मशीन उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के प्रतीकों को दिखाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। मशीन उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह दिखाती है। ईवीएम के साथ मतपत्र जारी करने के बजाय मतदान अधिकारी मतपत्र बटन दबाएगा जो मतदाता को अपना वोट डालने में सक्षम बनाता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा 15 का डी, यानी 1, 2 और 3। 16वां प्रश्न है आपका, भारत में राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, एक पंजीकृत राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतती है। वर्तमान में भारत में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। थर्ड, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2 नए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। देखिए एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाती है यदि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में, 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतती है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है और इसके अलावा 4 लोकसभा सीटें भी इसकी आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि पार्टी को 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली होनी चाहिए। 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन के आधार पर कोई भी दल राष्ट्रीय दल घोषित हो सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है क्योंकि यहां पर एक कंडीशन यहां पर दे रखी है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें मेघालय से नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि सूची में एक नया नाम जोड़ा गया। मेघालय की जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है ये नया दल है, जो कि अभी हाल में ही एक राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त इसने किया है। तीसरा वाला कथन यहां पर यह सही नहीं है। आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं है। इसमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये 8 दल हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 16 का बी, केवल 1 और 2। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों से राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियों की पहचान करें। दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवादी राजनीति, मतदाताओं के लिए कोई सार्थक
विकल्प नहीं। देखिए, पहली चुनौती पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी का होना है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दलों में एक या कुछ शीर्ष नेताओं में सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। पार्टियां सदस्यता रजिस्टर नहीं रखती हैं, संगठनात्मक बैठक भी नहीं करती हैं और नियमित रूप से आंतरिक चुनाव भी नहीं कराती हैं। यानी पार्टी के अंदर एक या दो जो मुख्य लीडर होते हैं वही डिसाइड करती हैं कौन सा कैंडिडेट आगामी इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला कथन इस बात से सही हो जाता है कि दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। इसके अलावा वंशवादी राजनीति, इससे आप बहुत अच्छे से अवगत हैं, इंडिया में जोर शोर पर चलती है। भाई भतीजा बात, कॉमन सी बात है ये। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरी बात यहाँ पर यह भी है, मतदाताओं के लिए कोई सार्थक विकल्प नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का हाल वही है। हर पार्टी में भाई दल बदलू टाइप के लोग पड़े होते हैं, हर पार्टी में भाई भतीजा वाले बाद वाले लोग होते हैं, तो कोई भी सार्थक विकल्प नहीं होता है। तो इस वजह से मतदाताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मजबूरी में उन्हें किसी एक ही पार्टी को वोट डालने पड़ते हैं। तो मतदाताओं के लिए कोई सार्थक विकल्प नहीं। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 17 का डी, यानी 1, 2 और 3। 18वां प्रश्न है आपका, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। पहला है, इस प्रणाली के तहत एक विजेता उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों का 50% से अधिक प्राप्त करना होता है। इस विधि को बहुलता प्रणाली या प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इसमें जिसके पास अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट होते हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी सीट पर 500 वोटर हैं और यहां पर 3 कैंडिडेट खड़े हैं। मान लीजिए एक कैंडिडेट को यहां पर मिल गए कितने, 200 वोट मिल गए, और बाद बाकी दोनों को मिल गए, एक को मिल गए यहां पर 150 वोट मिल गए, दूसरे को भी 150 मिल गए। तो यहां पर कोई कंडीशन ये नहीं है कि 50% ही वोट हो तभी विजेता होगा, नहीं। जो भी कैंडिडेट हो, जो भी 4 से 10 जितने भी कैंडिडेट हो, उनमें जिस कैंडिडेट के वोट सबसे ज्यादा होंगे वही कैंडिडेट विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। इस विधि को बहुलता प्रणाली भी कहा जाता है और यह संविधान द्वारा निर्धारित चुनाव की विधि है। इस प्रणाली के तहत सभी हारने वाले उम्मीदवारों को जो वोट होते हैं वो बेकार चले जाते हैं, क्योंकि उन उम्मीदवारों या पार्टियों को उन वोटों में से कोई सीट नहीं मिलती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। इस विधि को बहुलता प्रणाली भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 18 का बी, केवल सेकंड। 19वां प्रश्न है आपका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की आपको पहचान करनी है। पहला है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में 2 भिन्नताएं हो सकती हैं, जहां एक भिन्नता में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में माना जाता है। सेकंड, प्रणाली की एक भिन्नता में मतदाता एक पार्टी के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करते हैं, न कि एक उम्मीदवार के लिए, जबकि अन्य भिन्नता में एक उम्मीदवार के लिए वरीयता का प्रयोग किया जाता है। इजराइल अपनी विधायिका के चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करता है, जिसे नसेट के नाम से जाना जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक पार्टी को उसके वोटों के अनुपात के समान सीटों का अनुपात मिलता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में 2 भिन्नताएं हो सकती हैं, जैसे कुछ देशों में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में माना जाता है और राष्ट्रीय चुनाव में वोटों के अपने हिस्से के अनुसार प्रत्येक पार्टी को सीटें आवंटित की जाती हैं। और इसी में दूसरी विधि तब होती है जब देश को कई बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। देखिए, यहां पर आप यहां पर देखेंगे कि इन दोनों भिन्नताओं में मतदाता एक पार्टी के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करते हैं, न कि एक उम्मीदवार के लिए। एक निर्वाचन क्षेत्र में सीटों का बंटवारा एक पार्टी द्वारा डाले गए वोटों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि विभिन्न दलों के होंगे। भारत में हमने अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए सीमित पैमाने पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है। यानी आप लोग जानते हैं हमारे भारत में कहां पर है, केवल यानी जो आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव और जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं वहीं पर ये लागू है, अन्य जगहों पर ये लागू नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला जो कथन है आपका ये बिल्कुल सही है। इजराइल चुनाव की आनुपातिक प्रणाली का पालन करता है और इसकी विधायिका यानी कि इसे नसेट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 19 का सी, केवल 1 और 3।
20वां प्रश्न है आपका, भारत में चुनावों के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का चयन करने के कारणों की पहचान करें। पहला है, चुनाव के समय मतदाताओं के सामने एक स्पष्ट विकल्प होता है। सेकंड, मतदाताओं के पास न केवल पार्टियों के बीच बल्कि विशिष्ट उम्मीदवारों के बीच एक विकल्प हो सकता है। अगला है, कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता है जो एक क्षेत्र या इलाके का प्रतिनिधित्व करता है और उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, एफपीटीपी प्रणाली की लोकप्रियता और सफलता का कारण इसकी सरलता है, यानी आम मतदाता भी ये बात अच्छे से जानता है कि जो उम्मीदवार अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा वोट पाएगा वही विजेता होगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। चुनाव के समय जो आपकी एफपीटीपी है, तो ये चुनाव के समय मतदाताओं के सामने एक स्पष्ट विकल्प देती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। सेकंड, देखिए, मतदाताओं के पास न केवल पार्टियों के बीच बल्कि विशिष्ट उम्मीदवारों के बीच एक विकल्प हो सकता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके सामने विकल्प ऐसे दिए जाते हैं कि भाई इसे चूज कर लो या ऐसे कर लो, और बड़ी सिंपल है, आपको जो पसंद आ रहा है उसको चूज कर लो। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला कथन यहां पर ये गलत है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता है जो एक क्षेत्र या इलाके का प्रतिनिधित्व करता है और उसके लिए उत्तरदायी होता है। ये समस्या कहां क्रिएट होती है? ये समस्या एफपीटीपी में क्रिएट नहीं होती है, बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्रिएट होती है। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को अक्सर एक पार्टी चुनने के लिए कहा जाता है और प्रतिनिधियों को पार्टी सूचियों के आधार पर चुना जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता है जो पूरे इलाके का प्रतिनिधित्व करता हो या उसके लिए जिम्मेदार होता हो। तो ये समस्या एफपीटीपी में नहीं आती है, बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में आती है। तो यहां पर आपका एक और दो कथन सही है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 20 का बी, केवल एक और दो। 21वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की आपको पहचान करनी है। पहला है, सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। अगला है, भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान के अधिकार की गारंटी देता है। 1989 तक एक वयस्क भारतीय का अर्थ 21 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक था। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और लोगों के प्रतिनिधि बनने का अधिकार है। हालांकि चुनाव के लड़ने के लिए अलग अलग न्यूनतम आयु आवश्यकताएं होती हैं, जैसे लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, यहां पर खड़े होने के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई भारतीय नागरिक इन अर्हताओं को पूरा करता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि देश के सभी वयस्क नागरिक चुनाव में मतदान करने योग्य हों, और इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। 1989 तक एक वयस्क भारतीय का अर्थ 21 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक था। जो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ है 1989 में, इसने वोट डालने की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा यहां पर 21 का डी, यानी 1, 2 और 3। 22वां प्रश्न है आपका, चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, संविधान चुनाव आयोग को चुनावों से जुड़ी हर चीज में निर्णायक भूमिका देता है। सेकंड, भारत का चुनाव आयोग या तो एक सदस्य या एक बहुसदस्यीय निकाय हो सकता है, जिसकी वर्तमान संरचना एकल सदस्यीय निकाय की है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और चुनावों के संचालन के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। तो यहां पर पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। भारत का चुनाव आयोग या तो एक सदस्य या बहुसदस्यीय निकाय हो सकता है। अब देखिए, इसकी बात करें चुनाव आयोग की, तो 1989 तक चुनाव आयोग एकल सदस्य का था। 1989 के आम चुनाव से ठीक पहले 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई, जिससे ये निकाय बहुसदस्यीय निकाय बन गया, और चुनाव के तुरंत बाद आयोग फिर से अपने एकल सदस्य की स्थिति में आ गया है। हालांकि 1993 में फिर से यहां पर चेंजेस हुए, और 1993 में यहां पर क्या किया गया है, 2 चुनाव आयुक्तों को एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है, और आयोग फिर से बहुसदस्यीय चुनाव बन गया है, और तब से लेकर अब तक ये बहुसदस्यीय निकाय बना हुआ है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है भारत का चुनाव आयोग या तो एक सदस्य या एक बहुसदस्यीय निकाय हो सकता है, जिसकी वर्तमान संरचना एकल सदस्यीय निकाय की है।
वर्तमान संरचना एकल सदस्यीय निकाय की नहीं है, बल्कि वर्तमान संरचना जो है वो बहुत सदस्यीय निकाय की है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 22 का ए, केवल एक। 23वां प्रश्न है आपका, संविधान में विशेष बहुमत की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है, विशेष बहुमत का अर्थ उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत है। इसका अर्थ सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारतीय संसद के कामकाज के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के बहुमत हैं, जिनमें से एक विशेष बहुमत है, और इस बहुमत की एक परिभाषा यह है कि इसका मतलब सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विशेष बहुमत का एक अन्य अर्थ यह भी है कि यह सदन की कुल सदस्यता के साधारण बहुमत की सामर्थ्य को दर्शाता है। तो यहां सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ये विभिन्न प्रकार के बहुमत संवैधानिक निर्माताओं द्वारा संसद के विभिन्न विधेयकों और मामलों को तय करने में मदद करने के लिए लाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इन्हें 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है या 65 वर्ष की आयु तक ये जारी रहता है, यानी जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए, इनके कार्यकाल की समाप्ति की बात करें तो इनकी कार्यकाल की समाप्ति से पहले इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के साथ ऐसी सिफारिश की जाती है तो इन्हें हटाया जा सकता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। आपका सही आंसर है 23 का सी, यानी केवल 1 और 3। 24वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। आयोग ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ इस आरक्षण से संबंधित हैं। भारत सरकार ने 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी, इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से मंडल आयोग कहा जाता था। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने और उनकी उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट में कई सारी सिफारिशें थी। इनमें से एक सिफारिश ये भी थी कि 27% सरकारी नौकरियां सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्व कर दी जाएं। 1989 के लोकसभा इलेक्शन थे तो उसमें जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अगर सत्ता में उनकी सरकार आती है तो वह मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो इसके बाद जब जनता दल जीत जाता है तो उसने इन रिपोर्टों को लागू भी किया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, इसके विरोध में कुछ लोग कोर्ट भी गए थे, तो इनसे संबंधित जो फैसला इससे संबंधित जो निर्णय आया है उसको इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ जो है इस आरक्षण से संबंधित मामला है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। तो यहां पर आपका तीनों कथन सही हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 24 का डी, 1, 2 और 3। 25वां प्रश्न है आपका, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथनों की पहचान करें। पहला है, भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होने के कारण निचले सदन यानी लोकसभा का सदस्य होता है। सेकंड, राज्यसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है जबकि लोकसभा देश के वित्त को नियंत्रित करती है। हमारे देश में संसद में 2 सदन होते हैं। दोनों सदनों को राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है, हालांकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसीलिए सदनों में बने सभी कानून राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही लागू होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ लोकसभा देश के वित्त को नियंत्रित करती है। देखिए, लोकसभा धन के मामलों में अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है। एक बार जब लोकसभा सरकार के बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। ऊपर लिखा हुआ है राज्यसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन आधा सही आधा गलत है, तो यहां पर गलत हो जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, न कि राज्यसभा। केवल वही व्यक्ति जिसे लोकसभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, प्रधानमंत्री वही नियुक्त किया जा सकता है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद में अविश्वास है तो प्रधानमंत्री सहित
सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि राज्यसभा की शक्ति इन दोनों मामलों में काफी कम है। तो यहां पर दोनों ही कथन गलत हैं। तो आपका सही आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए, आप लोग की बात याद रखें, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज का वीडियो है ये तभी आएगा जब हर वीडियो पे कम से कम 1000 व्यू हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कंडीशन ये लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ आप लोग इतने ज़्यादा उदासीन हो गए हैं। आप यूपीएससी जैसी चीज़ को, यूपीएससी प्रीलिम्स को भी आप सिंसियरली नहीं ले रहे हैं, आपको बहुत लाइटली ले रहे हैं। आप लग रहा है कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो मेरी कंडीशन यहाँ पर यही है कि ये वीडियो तभी आए, अगला वीडियो तभी आएगा जब आप इस वीडियो पर 1000 व्यू कर देंगे। 1000 व्यू आपके पूरे होते ही आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो अब आप ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ाइए। अगर आप जल्दी जल्दी करवाएंगे तो जल्दी जल्दी वीडियो आता जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।